आज हम अपना यूनिट 1 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड साथ ही साथ हम यूनिट 1 के कुछ PYQs भी देखेंगे जब हम अपना बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी जो है एक बेसिकली वेराइटी है और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, मतलब जहाँ पर वेराइटी मिलती है बहुत चीज़ों की, और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ से मतलब है कि यहाँ पर जो लाइफ होती है वो उसमें अब हमारी लाइफ चेंज होती रहती है, एक वेरिएबिलिटी होती है उसमें, वो कभी एक पॉइंट पर नहीं रहती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमारे चेंजेस आते रहते हैं उसमें। दूसरा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 लेवल्स पे क्लासिफाइड है। पहला है जेनेटिक, दूसरा है स्पीशीज एंड तीसरा है इकोसिस्टम। फर्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल वेरिएशन आती है विद इन स्पीशीज, विद इन इंडिविजुअल स्पीशीज, हर एक स्पीशीज के बीच में उनके विद इन कुछ वेरिएशंस आते हैं, बायोलॉजिकल वेरिएशंस। देयर आर वेराइटीज दैट आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जो जिसमें हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एंड दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस वेराइटीज़ में क्या होता है, सारे राइस वेराइटीज़ होते हैं जो एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जो कि है ओरिजा सातिवा। एंड ये इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ राइस वेराइटीज़ होती हैं जो वेरिएशन दिखाती है एट डिफरेंट जेनेटिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर और न्यूट्रिएंट कंटेंट। डिफरेंट साइज, शेप, कलर और न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेसिस पे डिफरेंट जेनेटिक लेवल के फॉर्म में ये हमें वेरिएशन दिखाती है राइस की वेराइटीज़ में। और दूसरा है हमारा टी वुड वेराइटीज़। टी वुड वेराइटीज़ में क्या होता है, वेरियस टी वुड की वेराइटीज़ होती हैं जो कि अवेलेबल है। हमारे इंडियन टीक है, जैसे बुरमा टीक है, मलेशियन टीक है, ठीक है। ये हमारी हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज में कुछ डाइवर्सिटी होती है, जैसे सम ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट स्पीशीज लेवल, जिसमें सम ऑफ वेराइटीज होती है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट स्पीशीज लेवल। हर स्पीशीज लेवल पे कुछ वेराइटीज होती है, कुछ सम ऑफ वेराइटीज होता है हर और बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग ऑन अर्थ इज approximately more than 2 million as we know it, and however only around 1.5 million are found and assigned scientific names। ठीक है, 1.5 मिलियन ही जिसमें से मिली है और उनको साइंटिफिक नेम्स असाइन किए गए हैं। प्लांट स्पीशीज है जैसे एप्पल, मैंगो, वीट, ग्रेप्स, राइस। एंड एनिमल स्पीशीज है लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर। इसमें है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या कहता है, वो डाइवर्सिटी जो इकोलॉजिकल लेवल और हैबिटेट लेवल पर होती है। अब इसके एग्जांपल है हमारा रिवर इकोसिस्टम, जिसमें रिवर्स इंक्लूड फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, म्यूजल्स एंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन अडेप्टेड। ये इसमें रिवर इकोसिस्टम्स में होते हैं हमारे। ये हमारा एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का एग्जांपल था। अब है हमारा बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हमारी जो कंट्री है वो 10 मेजर रीजन में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड पैटर्न ऑफ वेजिटेशन seen, and the communities of mammals, birds, reptiles, amphibians, insects and other invertebrates that live in them। इन सब जो भी है वेराइटीज के अकॉर्डिंग हमारे 10 मेजर रीजन्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज रीजन्स कंटेन वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम भी मिलती है और यहाँ पर एनिमल्स के साथ साथ जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, इसमें स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज होती हैं। अब हमारे इंडिया के बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस क्या कहता है, ट्रांस हिमालयस जोन जो है वो मेनली कवर है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो मतलब हमारा ट्रांस हिमालय जोन है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख और कारगिल को
कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर को कवर करता है, और स्पिट्स वैली को करता है, लाहौल वैली को करता है, और तहजील को करता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है एक किन्नौर का इन हिमाचल प्रदेश। इन सब को ये डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। एंड स्मॉल एरियाज इन रेंज शेडो ऑफ नंदा देवी रेंज, उत्तरांचल एंड सिक्किम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जोन, ये भी इसके जोन के पार्ट हैं। एंड द एरिया इज अ डिस्टिंक्ट बायोजोग्राफिक, ये एक डिस्टिंक्ट एरिया है बायोजोग्राफिक का, ठीक है। यूनिट विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये एक यूनिट है विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज कोल्ड डेजर्ट, और इसे हम यूजुअली कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये रीजन जो है मोस्ट एलिवेटेड जोन है ऑन अर्थ, जो वेरी करता है फ्रॉम 2800 मीटर इन इंडस टू ओवर 7000 मीटर इन हिमालयन एंड कराकोरम रेंजेस। दूसरा है हमारा हिमालय रेंजेस क्या और वैलीज ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये इसमें आते हैं। और हिमालयन जोन जो है वो उसमें होते हैं हमारे एरिया ऑफ 22,10,662 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है आता है हमारे हिमालयन जोन में। अप्रोक्सीमेटली कहे तो 6.41% ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड सरफेस, इतना परसेंट हमारा हिमालय है। इट इंक्लूड्स नॉर्थ वेस्ट हिमालय होते हैं जिसमें कश्मीर टू सतलेज रिवर इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें ये आते हैं हमारे, और वेस्ट हिमालय जिसमें हमारे सतलेज रिवर टू गंडक रिवर इन नेपाल आता है। और तीसरा हमारा सेंट्रल हिमालय जिसमें गंडक रिवर इन नेपाल थ्रू वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टू सेंट्रल भूटान, ये आता है। और ईस्ट हिमालय जिसमें सेंट्रल भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश होते हैं हमारे। अब तीसरा है हमारा डेजर्ट्स वो है, डेजर्ट्स में क्या है, इंडियन डेजर्ट्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, और वो कवर करती है बेसिकली वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन साउथ वेस्ट, इन सब रीजन को ये कवर करती है। इसका एलिवेशन है ऑफ अबाउट 350 to 450 मीटर सॉरी 350 to 450 मीटर अबव सी लेवल एट अरावली रेंज इन ईस्ट, इसका इतना एलिवेशन है। और 100 मीटर इन साउथ एंड वेस्ट एंड 20 मीटर इन रन ऑफ कच्छ जो है बाकरी एंड कनकने 2001। तो चौथा है हमारा सेमी एरिड रीजन जो है ये एक जोन है ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रू डेजर्ट इन वेस्ट टू एक्सटेंसिव कम्युनिटीज ऑफ डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया टू साउथ एंड ईस्ट, ये इसका एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन दिस, ओके। ये जोन जो है इसमें बेसिकली हमारे पंजाब प्लेन्स, दिल्ली, हरियाणा, फ्रिंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न एजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, ये सब आते हैं। और ये सेमी एरिड रीजन जोन जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टरिस्टिक सवाना वुडलैंड को और एक ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल दोम फॉरेस्ट जोन को इन वेस्टर्न इंडिया, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो अरावली सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है हमारा हार्ट ऑफ दिस जोन, जो अरावली सिस्टम है वो हमारा एक तरीके से हार्ट ऑफ दिस जोन को बोला जाता है, इसको हमें हार्ट भी बोलते हैं एक तरीके से जोन का। और ये प्राइमरली हमारा प्राइमरी सपोर्ट जो करता है दो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को करता है, जो कि है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब पांचवा है वेस्टर्न घाट जो है वो तप्ती रिवर से स्ट्रेच होते हैं इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ along the west coast of peninsular India through the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, तमिलनाडु एंड केरला, इन सब से होते हुए ये स्ट्रेच होते हुए पूरा वेस्टर्न घाट होता है हमारा। और वेस्टर्न घाट जोन जो है वो वन ऑफ द 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इन द वर्ल्ड, ठीक है।
और ये वन ऑफ द मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्टेड रीजन भी है इंडिया का, एंड इट्स एग्जिबिटिंग enormous plant diversity. इसमें enormous plant diversity मिल जाएगी हमें. About 4,000 species of flowering plants occur in the region. 4,000 species होती है plants की इस region में, flowering plants की मिल जाती है हमें, which harbors nearly 27% of total flora in India. Total flora जो हमारी इंडिया की है उसका basically 27% होती हैं ये. Among these 1500 species are endemic. 1500 species endemic होती है जो कि है मैकिनन 1986. और वेस्टर्न घाट रीजन जो है वो मेजर जेनेटिक स्टेक है विद एन रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंशियंट लीनिएज. एंशियंट लीनिएज की बायोडाइवर्सिटी का एक रिच सोर्स है मेजर जेनेटिक स्टेट के साथ. अब दूसरा है हमारा डेक्कन पेनिनसुलर. डेक्कन पेनिनसुलर जो है एक बायोजियोग्राफिक जोन है जिसमें हमारा मेजर पोर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार ये सब आते हैं. और ये जोन जो है वो रिलेटिवली होमोजीनस है और रेंज करता है फ्रॉम सेमी एरिड टू मॉइस्ट डेसिडियस या फिर कहे तो सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट को ये रेंज करता है. और इस पे सेंट्रल हाईलैंड्स कंप्राइज और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसमें वो कंप्राइज करते हैं हमारे विंध्या और सतपुरा हिल रेंजेस को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, ईस्टर्न घाट्स को, तमिलनाडु प्लेन्स को और कर्नाटका प्लेट्यू को. और जो विंध्या और सतपुरा हिल्स है वो नोन है फॉर अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा. अब दूसरा है हमारा गेंगेटिक प्लेन्स. गेंगेटिक प्लेन्स है ये जोन जो है वो इंक्लूड करता है द गेंगेटिक डिवाइड. इसमें हमारे गेंगेटिक डिवाइड आते हैं द अपर गेंगेटिक प्लेन, द मिडल गेंगेटिक प्लेन एंड द लोअर गेंगेटिक प्लेन. ये सब इसके अंदर आते हैं. ये जोन जो है वो मोस्टली अंडर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के अंडर आता है ये जोन बेसिकली. और ये सपोर्ट करता है डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन को जो स्ट्रेच होती है फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान थ्रू उत्तर प्रदेश टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इन सब की ह्यूमन पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है. एंड गेंगेटिक प्लेन जो उसमें हमारे एरिया एडजेसेंट टू तेराई बराबर ट्रैक्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ये सब आते हैं इस गेंगेटिक प्लेन में, ये एरियाज आते हैं. अब और दूसरा है हमारा नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में क्या है हमारा इंडियन बायोजियोग्राफिक जोन है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है टू as it represents the transition zone between Indian, Indo-Malay and Indo-Chinese biogeographic regions, as well as meeting place of Himalayan mountains with those of peninsular India. इन सब जोन का एक मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब ये ट्रांजिशन जोन है. इन सब के जोन का एक ट्रांजिशन जोन को ये रिप्रेजेंट करता है. इट कंप्राइजेज 8 स्टेट्स. 8 स्टेट्स होती है इसमें हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा ये सब आती है इसके अंदर. ये जोन जो है वो बायोजियोग्राफिक गेटवे फॉर प्लांट माइग्रेशन की तरह एक्ट करता है. इस इंडिया में अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन ऑफ द 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड. नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो वन ऑफ द 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में. वेस्टर्न घाट्स के पार्ट में देखें अगर हम उसके अलावा देखें तो. अब अगला है हमारा इंडियन आइलैंड. इंडियन आइलैंड में क्या है, ये आइलैंड इसेंशियल है इन 2 मेजर ग्रुप्स. 2 मेजर ग्रुप्स है इसमें, द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो है आर्कीपिलागो ऑफ 27 small islands stretching from 8 degree to 12 degree north latitude. ये इस इतने एरिया में स्ट्रेच है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द अरेबियन सी. और ये जो है 320 किलोमीटर अवे है फ्रॉम केरला कोस्ट ये इंडियन आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इलोंगेटेड नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड ग्रुप है ऑफ
348 islands in Bay of Bengal stretching for 590 km from 6 degree to 13 degree north latitude and 92 degree to 93 degree east longitude. और जो अंडमान आइलैंड्स है वो है आर अबाउट 190 किलोमीटर फ्रॉम केप नेग्रेंस इन बुर्मा एंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड, जिससे एक नियरेस्ट पॉइंट भी कहा है मेनलैंड का. 5 islands close together constitute the Great Andaman and the Little Andaman lies to the south. 5 आइलैंड एक साथ मिलके बनाते हैं इसको. और जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो सेपरेट है फ्रॉम अंडमान एज वेल एज इंटरनली फ्रॉम ईच अदर बाय 800 मीटर डीप चैनल्स. अगला है हमारा कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया जो है वो स्ट्रेच है हमारी फ्रॉम गुजरात टू केप कोमोरिन, कन्याकुमारी बोलते हैं जिसे, इन द वेस्ट एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम केप कोमोरिन टू सुंदरबन इन द ईस्ट. लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन इन द मेनलैंड हैज़ अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज. इसमें हमारे डाइवर्स सेट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज हैं. अगला है हमारा इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन. इंडिया को हम मेगा डाइवर्सिटी नेशन की तरह भी बोलते हैं, जिसमें बहुत तरीक़ों की हमें डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत चीज़ों की बहुत मतलब तरह तरह की चीज़ें मिलती है हमें इंडिया में, बहुत वैरायटी है चीज़ों की. जैसे इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड में एंड इट होस्ट अबाउट 7% ऑफ ग्लोबल फ्लोरा एंड 6.5% ऑफ फोना. मतलब इसमें 7% ग्लोबल फ्लोराज हैं और 6.5% ऑफ फोना है वर्ल्ड की. और सम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरियाज ये भी हैं, जैसे एंडेमिज्म. एंडेमिज्म क्या है? इंडिया जो है वो गुड नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज को भी रिप्रेजेंट करता है एंड 62% ऑफ एम्फीबियंस है, जिसमें 50% ऑफ लिजार्ड्स है जो एंडेमिक है टू इंडिया. वेस्टर्न घाट्स जो है वो मैक्सिमम एंडेमिज्म के लिए है हमारा एरिया, हमारे इंडिया का. इंडिया जो है एक वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन है इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया में हमारे 8% ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी है. एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की 8% डाइवर्सिटी जो है वो हमारी सिर्फ इंडिया में है. इंडिया जो है वो होम है टू अबाउट 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट. 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं हमारे इंडिया में. और इट्स रैंक 10th अमंग प्लांट रिचनेस कंट्री. प्लांट रिचनेस कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी इंडिया 10th रैंक पर है. और 6th रैंक पर है अमंग सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एक सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरह देखें तो हमारा इंडिया उसमें 6th रैंक पे है एंड ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में. अब विद ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड. जिसमें हमारा लैंड एरिया 2.4% है, जैसे हमारा वर्ल्ड के लैंड एरियाज में सिर्फ, उसमें से हमारा 8% स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड जो है वो हमारे इंडिया में आती है इस 2.4% वर्ल्ड्स लैंड एरिया में. एक तरीके से मतलब हमारी जो वर्ल्ड की स्पीशीज है पूरी 100%, उसमें से 8% की स्पीशीज हमारी इस इंडिया के 2.4% लैंड एरिया में ही होती है प्रेजेंट है. मतलब about 47,000 plant species and 81,000 animal species of India are endemic, which are 7% and 6.5% of global diversity respectively. ये 47,000 plant species और 81,000 plant animal species जो है वो endemic है इंडिया में. And a large number of species which are originated in India are called as center of origin. लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो ओरिजिनेटेड है इंडिया में ही उसे हम सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं. हमारा नियरली 5,000 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है हमारे इंडिया में. 160 स्पीशीज ऑफ क्रॉप्स है. 320 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेबल क्रॉप्स है, जिनको सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरह भी देखा जाता है. India having about 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन. इसमें हमारे इंडिया में इतनी किलोमीटर की लॉन्ग कोस्टल लाइन है. इसमें हमारे बेसिकली हमारे इंडिया में हमारे मैंग्रोव्स, इशूरीज, बैक वाटर्स भी है
जिसमें हमारे 340 स्पीशीज ऑफ कोरल्स ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड। 340 स्पीशीज जिसमें हमारी मिलती है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, और लार्ज पार्ट तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। Due to very diverse climatic condition, there is major diversity of species exist in our country. Diverse climatic condition की वजह से भी हमारे कंट्री में diverse species है, मतलब बहुत varieties है due to a diverse climatic condition. अगला टॉपिक है हमारा इंडेंजर स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडेंजर स्पीशीज ऑफ इंडिया में क्या है? एक प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक इमीडिएट रिस्क में है ऑफ बायोलॉजिकल एक्सटेंशन, मतलब वो कभी भी एक एक्सटेंट हो सकते हैं, एक इमीडिएट रिस्क में है। कोई भी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम इंडेंजर स्पीशीज और थ्रेटन्ड स्पीशीज कहते हैं। इंडिया में 450 प्लांट स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंडेंजर स्पीशीज। इंडेंजर स्पीशीज में से मतलब 450 प्लांट स्पीशीज भी है हमारी, 100 मैमल्स और 150 बर्ड्स भी हैं जो हमारी इंडेंजर्ड है अभी तक। और इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड प्राइमरली ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और ये सब किस वजह से है? ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब इस वजह से हो रहा है। आगे क्या बोला है? जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, कंजर्वेशन रेड है, ये एक डाटा बुक है, मतलब जिसमें हमारे इंडेंजर स्पीशीज जो भी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसकी लिस्ट है। ये एक उसके लिए बुक है। इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट डाटा आर इंडेंजर्ड बट माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर इफ नॉट प्रोटेक्टेड। जो एक रिस्क पर है, जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, उन स्पीशीज की लिस्ट है इसमें, इस बुक में। और सम ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल फाउंड इन इंडिया हमारे क्या क्या है? एशियाटिक चीता, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड एस, बंगाल फॉक्स, इंडियन एलिफेंट, इंडियन राइनोसेरोस, मार्बल्ड कैट और मारखोर। ये हमारे कुछ हैं इंडेंजर्ड, कुछ रेयर मतलब रेयरेस्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं, वो स्पीशीज जो अब बिल्कुल फाउंड ही नहीं, मतलब मिलती ही नहीं है इन द वर्ल्ड, जैसे हमारा डायनासोर्स हो गए। दूसरा है हमारा इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो थ्रेटेंड है बाय एक्सटेंशन, जो कभी भी मतलब एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व नहीं किया गया। और वनरेबल स्पीशीज क्या है? इज वन whose population is facing continuous decline due to habitat destruction or over exploitation. However, it is still abundant. वो स्पीशीज जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत डिक्लाइन होती जा रही है इन कंडीशन की वजह से, वो स्पीशीज है हमारी वल्नरेबल स्पीशीज। अगला है हमारा रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज जो होती है हमारी बेसिकली लोकलाइज विद अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया और इज थिनली स्कैटर्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। सच स्पीशीज आर नॉट इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। वो स्पीशीज जो मतलब कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया या फिर कुछ एक एरिया, एक्सटेंसिव एरिया में ही हमें पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है हमें, उन्हें हम रेयर स्पीशीज कहते हैं। और इन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कंसिडर नहीं करते हैं। कुछ इंडेंजर स्पीशीज जो वर्ल्ड में है वो है हमारी वेस्ट वर्जीनिया स्प्रिंग सैलमेंडर, यूएसए में मिलता है, जो जाइंट पांडा जो चाइना में है, गोल्डन लायन टैमरिन ब्राजील में, साइबेरियन टाइगर साइबेरिया में, माउंटेन गोरिल्ला अफ्रीका में, पाइन बैरन स्ट्रीम फ्रॉग वो मेल है। और अदर इम्पॉर्टेंट इंडेंजर स्पीशीज हमारी टॉर्टोइज, ग्रीन सी टर्टल, घैराइल पाइथन जो कि एक रेप्टाइल है, पिकॉक, साइबेरियन वाइट क्रेन, पेलिकन, इंडियन बस्टर्ड जो कि एक बर्ड है। अगला हमारा एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया में क्या है? वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ऑलमोस्ट 60% जो है एंडेमिक स्पीशीज का वो इंडिया में मिलता है, जो कि है हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट।
एंडेमिक स्पीशीज जो है वो मेनली कंसंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट हिमालयज में, वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ पे हमारी एंडेमिक स्पीशीज मिलती है। फैक्टर्स जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज को अफेक्ट कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया ड्यू टू ड्रेनिंग एंड फिलिंग ऑफ इनलैंड वेटलैंड्स, और दूसरा हो गया पॉल्यूशन जो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगला है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स हैं, किस किस चीज़ों से उन्हें खतरा है। Any disturbance in a natural ecosystem tends to reduce its biodiversity. किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी बायोडाइवर्सिटी पे भी अफेक्ट होगा, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। Waste generated due to increase in human population and industrialization spoils the environment. जो वेस्ट हमारा निकलता है ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन की इंक्रीज की वजह से या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो हमारे इन्वायरमेंट को स्पॉइल करता है, जिससे हमारे डिक्रीज भी होता है और इन डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज की डाइवर्सिटी में भी डिक्रीज आ जाता है, जिसकी वजह से और इन्वायरमेंट को भी हार्म होता है। एंड एनी चेंज इन द सिस्टम लीड्स टू अ मेजर इम्बैलेंस एंड थ्रेटन्स द नॉर्मल इकोलॉजिकल साइकिल। साफ सी बात है, किसी भी स्पीसीज में मतलब सिस्टम में कोई भी मेजर इम्बैलेंस होगा या फिर उसे थ्रेट पहुंचेगा तो हमारी नॉर्मल इकोलॉजिकल साइकिल में भी अफेक्ट आएगा। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मेन कॉजेज क्या है? पहला है हैबिटेट लॉस, दूसरा है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ और तीसरा है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे तीनों को। हैबिटेट लॉस क्या है? हैबिटेट लॉस में क्या है? हमारा लॉस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में लॉस होने लग जाता है। ये बेसिकली किस वजह से होता है? पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ हैबिटेट इज मेनली कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है हमारी लॉस ऑफ हैबिटेट। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो हैं उन्हें क्लीन कर दिया जाता है फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स और सेटलमेंट्स एरिया और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए उन्हें क्लीन कर दिया जाता है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो है वो नेचुरल होम है टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज विच डिसइंटीग्रेट ड्यू टू लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। वो सब एक इधर उधर हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स में क्या कहता है? वेटलैंड्स, एस्चुरीज और मैंग्रोव्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं ड्यू टू फार्मिंग, फिलिंग एंड पॉल्यूशन दैट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? व्हेन हैबिटेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड स्कैटर्ड पैचेस द फिनोमेना इज कॉल्ड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जब हैबिटेट स्मॉल और स्कैटर्ड पैचेस मतलब उन सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, उसे हम हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है? डिसअपियरेंस हो जाती है ऑफ मोस्ट वाइल्ड लाइफ। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ हमारी दिखनी बंद हो जाती है। अगला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वजह से भी होता है हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस। इसमें क्या होता है? हाइब्रिड सीड्स जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम वाइल्ड प्लांट्स को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जिससे हमारे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है बिल्कुल। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो वाइल्ड प्लांट्स कलेक्ट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, जिससे हमारे सेवरल मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगला है हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ होता है, जिसमें क्या होता है हमारा, हम डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इन फॉरेस्ट एरियाज कपल्ड विद द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स किल बर्ड्स एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। जब हम किसी भी फॉरेस्ट एरिया में डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे जो डिस्चार्ज निकलता है वो बर्ड्स और अदर एक्वेटिक लाइफ को भी किल करता है। अगला है हमारा बी पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। बी पोचिंग क्या होता है? पोचिंग रेफर्स टू किलिंग एनिमल्स और कमर्शियल हंटिंग। हंटिंग करना या फिर एनिमल्स को किल करना, उसे हम पोचिंग कहते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी
एंड पोचिंग जो होती है हमारी दो टाइप्स की होती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस में क्या होता है, हम एनिमल्स को सर्वाइवल के अपने सर्वाइवल के लिए मारते हैं, और कमर्शियल में क्या होता है, हम उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें हंट करते हैं या फिर किल करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो पोचिंग को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई पहले तो। अगर इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन होगी इंडिया में, उससे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर प्रेशर होएगा बहुत सारा, और जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में भी डिग्रेडेशन होगा, हमारी बहुत डिक्लाइन आएगा उसमें। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो रहा है। ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रेड, उनके ट्रेडिंग के लिए उनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देयर इज़ कॉन्टिन्यूड स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स एज वी नो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी हम स्मगलिंग करते हैं। सिंस ट्रेडिंग ऑफ सच प्रोडक्ट्स इज हाईली प्रॉफिटेबल भी होती है बहुत। पोचर्स जो है वो इनको कंटिन्यू करते हैं टू हंट इंडेंजर्ड एनिमल्स, एंड वो स्मगल कर लेते हैं उनकी फर, स्किन, टस्क टू अदर कंट्रीज को फिर वो बेच देते हैं और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे फर हो गए, हॉर्न हो गए, टस्क, लिव स्पेसिमेंस और हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सब होते हैं हमारे। richest source of biodiversity lies in developing nation in Asia, Africa and Latin America। ये richest sources हैं biodiversity के। एडवांस कंट्रीज जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ताइवान, हांगकांग, ये मेजर इम्पोर्टर्स हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। अगला है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज, ये कब अराइज होता है, जब वाइल्ड लाइफ जो होती है वो इमेंस कॉज या फिर डैमेज करना शुरू कर देती है या फिर डेंजर हो जाती है टू मैन। Under such condition, it is very difficult for the forest department official to convince the affected villagers to gain the support of villagers for wildlife conservation। इस condition में क्या होता है, जब हमारी वाइल्ड लाइफ हम मेंस को, ह्यूमंस को वो हार्म करना शुरू कर देती है, तो इस कंडीशन में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कन्विंस द अफेक्टेड विलेजर्स टू गेन सपोर्ट ऑफ विलेजर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एग्जाम्पल है जैसे सलम्बरपुर उड़ीसा में सेवरल पीपल्स वर किल्ड बाय एलिफेंट्स। क्यों हुए थे, इन लिटिलेशन द विलेजर्स किल्ड एंड इंजर्ड सेवरल एलिफेंट्स। तो बदले में उन्होंने विलेजर्स ने भी एनिमल्स को मारा और बहुत से एनिमल्स बोलो सॉरी एलिफेंट्स को मारा और वो बहुत से इंजर्ड भी हुए थे। मैसूर में एलिफेंट्स जो हैं वो एलिफेंट्स को फार्मर्स ने मार दिया था इन रिलेशन टू द डैमेज डन बाय एलिफेंट्स टू देयर कॉटन एंड शुगर केन फील्ड, क्योंकि उन एलिफेंट्स ने उनकी कॉटन और शुगर फील्ड्स को डैमेज पहुंचाया था। Villagers sometimes hide explosive in their field to ward off animals which explode when the elephant enter the field। विलेजर्स जो बेसिकली कभी कभी अपने जो रिस्पेक्टिव एरियाज में, ताकि एनिमल्स वगैरह ना घुसे, तो उसके लिए वो एक्सप्लोजिव्स को हाइड करते थे फील्ड में अपनी, जिससे जब भी कोई एनिमल उसमें एंटर करता था और उनका पैर लगता था उस पर, तो वो उसी टाइम फट जाता था। जिससे इस पर बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है उसमें। Several people were killed when leopard attacked them in संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई। इसमें भी हुआ था ये। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मैन और एनिमल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को और राइज हो रहा है, उसमें बहुत राइज हो रहा है और इन्फ्लुएंस मिल रहा है। श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर कंपेल्स वाइल्ड लाइफ टू मूव आउटसाइड द फॉरेस्ट। श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर कंपेल्स, फॉरेस्ट कवर में जो मतलब कम हो रहा है, मतलब जब अभी हम पेड़ वेड़ काट दे रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ जो है वो दूसरे वाले फॉरेस्ट में मूव कर जाती है। ह्यूमन एनरोचमेंट इनटू फॉरेस्ट एरिया इंड्यूसेस अ मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन जब भी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं उससे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है।
इंजर्ड एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू अटैक मैन, और इंजर्ड एनिमल्स की भी टेंडेंसी हो जाती है टू अटैक मैन, वो भी उन्हें हानि पहुंचाएंगे ऑफ कोर्स उन्हें। और फिर है हमारा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वेंचर आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन सर्च ऑफ फूड, ऑफ कोर्स इन सर्च ऑफ फूड जो है वाइल्ड एनिमल्स बाहर निकल जाते हैं फॉरेस्ट एरिया से। विलेजर्स सेटअप इलेक्ट्रिक वायरिंग अराउंड देयर फील्ड, विलेजर्स जो है अपने फील्ड के अक्रॉस चारों ओर इलेक्ट्रिक वायरिंग लगा देते हैं, जिससे एनिमल्स इंजर्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करते हैं और बहुत वायलेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से। कैश कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट इनफ, या फिर कैश कंपनसेशन जो गवर्नमेंट देती है फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर जो भी होता है वो भी बहुत कम होता है, इनफ नहीं होता है। गार्बेज नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स और फूड क्रॉप्स अट्रैक्ट वाइल्ड एनिमल्स, और गार्बेज जो हम हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास होता है या फूड क्रॉप्स के आसपास होता है वो वाइल्ड एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। वो आएंगे खाएंगे तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स का राइज होना पक्का है बिटवीन मैन्स एंड वाइल्ड लाइफ। अगला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हम कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व। बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वी नो, and the commercial, medical, genetic, aesthetic and ecological importance of biodiversity emphasizes the need for its conservation. ये सब emphasize करते हैं for the need of its conservation. दो टाइप्स की कंजर्वेशन होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, इन सीतु और एक्स सीतु। इन सीतु में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद इन नेचुरल हैबिटेट। विद इन नेचुरल हैबिटेट के अंदर अंदर रहकर ही हम अपनी फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरल हैबिटेट और इकोसिस्टम कहे तो अंडर इन सीतु कंजर्वेशन आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज, और इन नेचुरल हैबिटेट्स को इन सीतु कंजर्वेशन में हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जीन सेंचुरीज, ये इसके एग्जाम्पल हैं इन सीतु कंजर्वेशन के। यहाँ पर ये टेक्निक फॉलो की जाती है कंजर्वेशन टेक्निक। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लार्ज एरिया कवर करते हैं ऑफ मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ये नॉर्मली यूज होते हैं टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इन बायोस्फीयर का रोल्स होता है टू जैसे इन मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो क्या क्या रोल होता है, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होते हैं ऑफ इवॉल्विंग इकोसिस्टम। इवॉल्विंग इकोसिस्टम के लिए एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंडेंजर स्पीशीज़ को, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ और कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और एक तरीके से रिक्रिएशन और टूरिज्म की एरिया की तरह भी काम करते हैं, एंड मे बी ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पसेस, इसके लिए भी काम आते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फंक्शन करते हैं एज एन ओपन सिस्टम, एक ओपन सिस्टम की तरह काम करते हैं, एंड चेंजेस इन लैंड यूज आर नॉट अलाउड, और इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह वो अलाउड नहीं होते इतने। नो टूरिज्म और एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज आर अलाउड इन बायोस्फीयर रिजर्व, कोई भी टूरिज्म और एक्सप्लोजिव बाहर की एक्टिविटीज इसमें अलाउ नहीं होती। नेशनल पार्क जो है वो एक एरिया है डेडिकेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद इट्स एनवायरनमेंट। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए एक एरिया बनाया गया है, एक नेशनल पार्क एनवायरनमेंट के साथ साथ। इट कवर्स एन एरिया रेंजिंग फ्रॉम 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया ही कवर करते हैं। वन और मोर नेशनल पार्क में एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में एग्जिस्ट होते हैं हमारे। नेशनल पार्क जो है वो इंजॉयमेंट थ्रू टूरिज्म विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एक टूरिज्म के तौर पर भी इंजॉयमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं और डेवलप करते हैं वाइल्ड लाइफ को। ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इनसाइड नेशनल पार्क इज प्रोहिबिटेड, डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेज करना मतलब उन्हें खाना वगैरह डालना वो प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क्स के अंदर। प्राइवेट राइट्स और फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड होती है नेशनल पार्क के अंदर। अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक एरिया है दैट इज रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली, ये एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करती है और ऑपरेशंस को कुछ ऑपरेशंस को अलाउ करती है, जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ
forest products, private ownership rights and forestry operation, provided it does not affect animals adversely. ये animals को affect नहीं करती है और इन कुछ operations को भी allow करती है। ग्रीन सेंचुरी क्या है? वो एक एरिया है जहाँ पे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है इन सीतू कंजर्वेशन के? ये एक चीप और कन्वीनियंट है बहुत। ये इसमें स्पीशीज जो है गेट्स एडजस्टेड टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट, फ्लड, फॉरेस्ट फायर्स। इन सब स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज जो भी है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनसे एडजस्ट करके इनको रखा जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर होता है, ठीक है। मेंटेनेंस जो होती है प्रॉपर नहीं होती ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड पॉल्यूशन। एक्सीतू कंजर्वेशन। एक्सीतू कंजर्वेशन में क्या होता है? हम अपनी फ्लोरा फौना को नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? मेनली ये कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप वेराइटीज और वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सीतू कंजर्वेशन में हमारे मेंटेनेंस जो इन्वॉल्व होती है और ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज अंडर कंट्रोल कंडीशंस। इसमें हम ब्रीडिंग और मेंटेनेंस करते हैं इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ये उन मतलब स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है जो एक हाई रिस्क में होती है ऑफ एक्सटेंशन, जो कभी भी एक्सटेंट हो सकती है, उन स्पीशीज को यह आइडेंटिफाई करता है। इट प्रेफर स्पीशीज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मैन इन द नियर फ्यूचर अमंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये प्रेफर करता है उन स्पीशीज को जो मैन के लिए इन द नियर फ्यूचर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथड्स क्या हैं इसके? पहला था हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBBGR। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये क्रायो प्रिजर्वेशन को यूज करता है। ये टेक्निक है मतलब टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रिजर्व करने के लिए एक टेक्निक होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स लिक्विड नाइट्रोजन एट -1960 सेल्सियस। ये इस लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं जिससे हमारे वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टर्निप, रेडिश, टोमेटो, ऑनियन, कैरेट, चिली, तंबाकू उनको सक्सेसफुली प्रिजर्व किया जाता है फॉर ईयर्स यूजिंग दिस टेक्निक्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR दूसरा ये है और ये जो है हमारा करनाल हरियाणा और में लोकेटेड है और ये प्रिजर्व करता है सीमन ऑफ डोमेस्टिकेटेड बोविन एनिमल्स। इनकी सीमन को ये प्रिजर्व करके रखता है। नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चरल रिपोजिटरी NFPTCR ये तीसरी है। इस फैसिलिटीज में कंजर्वेशन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स होती है, ट्रीज होती है यूजिंग टिश्यू कल्चर और ये फैसिलिटी क्रिएटेड करी गई है विद द NPBGR। इसके साथ रहकर ये फैसिलिटी को क्रिएट किया गया है। अगला है एडवांटेजेस। क्या है हमारे एक्सीतू के एडवांटेजेस में है? सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू स्पेशल केयर एंड अटेंशन। इससे क्या हो रहा है? हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज का जो सर्वाइवल हो रहा है वो ज़्यादा टाइम तक अब रह पा रहे हैं ड्यू टू स्पेशल केयर एंड अटेंशन। कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है? एनिमल्स जो है वो अश्योर्ड होते हैं फूड, वाटर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, देयर बाय हैविंग अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। इससे उनका लॉन्गर लाइफ स्पैन भी होता है। इट इज कैरिड आउट इन केसेस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के केस में होता है डेट डू नॉट हैव एनी चांस ऑफ सर्वाइवल इन द वर्ल्ड। ये उन स्पीशीज के लिए किया जाता है। डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। फ्रीडम ऑफ वाइल्ड लाइफ इज लॉस्ट। इससे वाइल्ड लाइफ को कोई फ्रीडम ही नहीं मिलती, वो एक ही एरिया में रहते हैं। एनिमल्स कांट सर्वाइव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और एनिमल कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट पे सर्वाइव नहीं कर पाते। अगला टॉपिक हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये क्या होता है? एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सर्च है फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम बायो रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। ये जो है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सर्च है फॉर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए जो
बायो रिसोर्सेज से डिराइव होती है, जैसे हमारे प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, एंड दैट कैन बी डेवलप फर्दर। वो बाद में फिर कमर्शलाइजेशन या फिर सोसाइटी के ओवरऑल बेनिफिट के लिए डेवलप की जा सकती है बाद में। या फिर बोले अगर दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि हम बायोडाइवर्सिटी को बायोप्रोस्पेक्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है फॉर नेचुरल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच हैज ह्यूज कमर्शियल एंड इकोनॉमिक वैल्यू इन pharmaceutical, agriculture, cosmetic, बोर्मिडेशन, एक्वाकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज। एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन होती है फॉर नेचुरल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो ह्यूज कमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यूज में जिनका बहुत बड़ा रोल है, उसे हम बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अगला है बायोपिरेसी। बायोपिरेसी क्या होता है? एक फिनोमिना है ऑफ क्लेमिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेजाइम्स एंड पेटेंट बेस्ड ऑन इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें क्या होता है, हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी पे एक प्रॉपर्टी राइट क्लेम करते हैं, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उसको बायोडाइवर्सिटी पर और उसके प्रोडक्ट्स पर, मतलब हम अपना एक प्रॉपर्टी राइट क्लेम करते हैं, वो भी किसकी मदद से? थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेजाइम एंड पेटेंट बेस्ड ऑन इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वो भी प्रॉपर्टी राइट रेजाइम्स के थ्रू, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स के थ्रू, या फिर कुछ लोकल इंडिजिनियस मतलब लोकल और ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और मोनोपोलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल और जेनेटिक मटेरियल। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर मोनोपोलाइजेशन करते हैं और बायोलॉजिकल और जेनेटिक मटेरियल का एज मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, यूजुअली विदाउट कंपेंसेटिंग द इंडिजिनियस पीपल और कंट्रीज फ्रॉम विच द मटीरियल और रिलेवेंट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड। सो यहाँ तक हमारी यूनिट 1 थी। अब हम कुछ PYQs देखेंगे यूनिट 1 के। PYQs में बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि मेन का रोल क्या है फूड चेन में। अब ये इसका आंसर गिवन है। एंड अगला क्वेश्चन था हमारा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह कैसे काम करती है, मतलब हॉटस्पॉट क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी के। अगला हमारा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज क्या है हमारे इन्वायरमेंट एजुकेशन के इंडिया में, क्या क्या मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज से हम कैसे एजुकेशन इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, उसका डिफरेंस। को आंसर्स तो मैंने सब प्रोवाइड कर दिया, बाकी हमने नोट्स में पढ़ा ही है, आप पढ़ लेना एक बार इन आंसर्स को। अगला क्वेश्चन है हमारा वेल लेबल डायग्राम क्या होता है हमारा, जो एनर्जी फ्लो मॉडल को डिफाइन करे। एक एनर्जी फ्लो मॉडल डिफाइन करा है वेल लेबल डायग्राम के थ्रू। इसमें एक डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन दी गई है और एनर्जी फ्लो मॉडल हमारा काम कैसे करता है। और दूसरा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, उसके कॉजेज और उसके टाइप्स। इसमें 2 टाइप्स की वही होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। उससे अगला है इकोसिस्टम क्या होती है और उसके टाइप्स, ये भी हमने पढ़ा ही था। अगला हमारा इन्वायरमेंटल साइंस और उसका मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस, ये हमने उसके फंडामेंटल पार्ट में पढ़ा था। अगला हमारा बायोपिरेसी और बायोप्रोस्पेक्टिंग के बीच में डिफरेंस, इंडेंजर स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज के बीच में डिफरेंस। और फिर उससे अगला है इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी रीजन कैसे है हमारे, उस पर कमेंट करो, मतलब उस पर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं बहुत सारे, कैसे हमारी इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी रीजन है। अगला उससे कि एक्स सीटू और इन सीटू के बीच में डिफरेंस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, अभी हमने पढ़ा जो। सो दैट्स ऑल, यही हमारे PYQs थे कुछ, ठीक है, इनको पढ़ लेना ज़रूर से, आते ही आते हैं ये। और रही बात जो हमारे साइकिल्स वगैरह थी, साइकिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर कर लेना, सारी साइकिल्स कोई भी आ जाती है एग्ज़ाम में। सो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है।